विश्व इतिहास की झलक। विश्व के इतिहास की यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं रोमन साम्राज्य तक, जो इस पुस्तक का है 33वां अध्याय और इसे लिखे जाने की तिथि है 23 अप्रैल सन 1932। प्यारी बेटी, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें पत्र नहीं लिखा। इलाहाबाद से आने वाली खबरों ने मुझे बेचैन और रोमांचित कर दिया था। ख़ास तौर पर तुम्हारी बूढ़ी दादी अम्मा की खबर ने। जब दुबली और कमज़ोर माँ को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी चोट सहन करनी पड़ रही है, तो जेल में अपनी इस कम तकलीफ़ की ज़िंदगी पर मुझे झुंझलाहट होती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे विचार भावना के साथ बह जाएं और मेरी कहानी के सिलसिले में बाधा डालें। अब हमें फिर रोम लौट चलना चाहिए, जिसे पुराने संस्कृत ग्रंथों में रोमक कहा गया है। तुम्हें याद होगा कि हम रोमन गणराज्य के अंत की और रोमन साम्राज्य के बनने की चर्चा कर रहे थे। जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ पुत्र ऑक्टेवियन या ऑगस्ट सीजर के नाम से पहला राजा बन चुका था। वो अपने आप को बादशाह नहीं कहता था। इसकी वजह कुछ तो ये थी कि वो बादशाह की उपाधि को अपने रुतबे की शान के काबिल नहीं समझता था, और दूसरे वो गणराज्य के ऊपरी रूपों को जारी रखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी उपाधि इम्परेटर यानी हुक्म देने वाली रखी थी। इसी तरह इम्परेटर की उपाधि सबसे ऊंची समझी जाने लगी, और तुम शायद जानती हो कि अंग्रेजी का एम्परर शब्द इसी से निकला है। इस तरह रोम के पुराने साम्राज्य ने दो शब्द ऐसे दिए जिनकी लालसा और जिनका उपयोग करीब करीब सारी दुनिया के बादशाह बहुत दिनों तक करते रहे। ये दो शब्द हैं एम्परर और सीजर या कैसर या जार। पहले ये समझा जाता था कि एक ही वक्त में एक ही सम्राट हो सकता है जो एक तरह से सारी दुनिया का मालिक होगा। रोम संसार की स्वामिनी कहलाता था, और पश्चिम के लोग समझते थे कि सारी दुनिया रोम की छाया में बसती है। ये बात वास्तव में गलत थी और भूगोल और इतिहास के बारे में अज्ञान ही जाहिर करती थी। रोमन साम्राज्य ज़्यादातर भूमध्य सागर के किनारों के देशों का साम्राज्य था, और इसकी सीमा पूर्व में इराक से आगे कभी नहीं बढ़ी थी। समय समय पर चीन और भारत इससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, बड़े और सुसंस्कृत राज्य हुए हैं। फिर भी जहाँ तक पश्चिमी दुनिया से ताल्लुक़ था, उनके लिए रोम ही अकेला साम्राज्य था, और इसी ख्याल से प्राचीन काल के लोगों की नज़रों में ये सार्वभौम साम्राज्य था। उस समय उसका ज़बरदस्त दबदबा था। रोम के बारे में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसके पीछे दुनिया के ऊपर राज्य करने और दुनिया का सिरताज बनने का भाव था। जब रोम का पतन हुआ, तब भी इसी ख्याल ने उसकी रक्षा की और उसे बल दिया, और ये भाव तब भी कायम रहा जब रोम से उसका संबंध बिल्कुल टूट गया, यहाँ तक कि खुद साम्राज्य भी विलीन हो गया और उसकी छाया भर रह गई, मगर ये भाव बना रहा। मुझे रोम के बारे में या उसके उत्तराधिकारियों के बारे में लिखते हुए कुछ दिक्कत मालूम होती है। क्या क्या बातें तुम्हें बतलाई जाएं, उनका छांटना और पसंद करना आसान नहीं है। मुझे डर है कि इसके बारे में जो पुरानी किताबें ज़्यादातर मैंने जेल में पढ़ी हैं, उनमें मेरे दिमाग में इधर उधर की तस्वीरों का बेतरतीब ढेर बन गया है। सच तो यह है कि अगर मैं जेल ना आया होता तो रोम के इतिहास की एक मशहूर पुस्तक शायद कभी ना पढ़ पाया होता। ये पुस्तक इतनी बड़ी है कि दूसरे कामों के होते हुए इसे पूरी पढ़ जाने के लिए वक्त निकाल सकना मुश्किल है। इसका नाम है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी रोमन साम्राज्य का पतन और अंत। और इसका लेखक गिबन नाम का एक अंग्रेज है। ये पुस्तक करीब 150 वर्ष हुए स्विट्जरलैंड के लेमन झील के किनारे बैठकर लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसके पढ़ने में रस आता है। और मुझे तो इसका वर्णन, जो बहुत लच्छेदार पर सुरीली भाषा में लिखा हुआ है, उपन्यास से ज़्यादा मनोरंजक लगा। करीब 10 साल हुए मैंने इसे लखनऊ ज़िला जेल में पढ़ा था, और करीब 1 महीने तक गिबन मेरा बड़ा नज़दीकी साथी रहा। उसकी भाषा ने पुराने ज़माने की जो तस्वीरें मेरे सामने खींची, उनमें मैं लीन हो गया। पुस्तक ख़त्म होने के कुछ ही दिन पहले मुझे रिहा कर दिया गया। जादू टूट गया, और फिर बचे हुए 100 पृष्ठों को पढ़ने और प्राचीन रोम और
कुस्तुनतुनिया को लौटने का समय निकालने और दोबारा चित्त लगाने में मुझे कुछ दिक्कत महसूस हुई। लेकिन ये बात 10 साल पुरानी है। वास्तव में मैंने जो कुछ पढ़ा उसका बहुत सा हिस्सा मैं भूल गया हूँ। फिर भी दिमाग को भरने और उलझाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है और इस उलझन को मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता। पहले हम युगों के रोमन साम्राज्य और साम्राज्यों पर नज़र डाल लें। बाद में शायद इन तस्वीरों में कुछ रंग भरने की कोशिश की जाएगी। ईसाई सन की शुरुआत में अगस्त सीजर का साम्राज्य शुरू होता है। कुछ दिनों तक सम्राट लोग सीनेट की इज्जत करते रहे, लेकिन बहुत ही जल्दी गणराज्य के लगभग आखिरी निशान मिट गए। सम्राट ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और वो पूरी तरह निरंकुश राजा बन गया, बल्कि देवता जैसा बन गया। जिंदगी में तो वो आधे देवता की तरह पूजा जाता था और मरने के बाद पूरा देवता बना दिया जाता था। उस जमाने के सभी लेखकों ने शुरू के अधिकतर सम्राटों में, खासकर अगस्त में, सारे गुणों का आरोप कर दिया है। ये लोग अगस्त के युग को स्वर्ण युग कहते हैं, जबकि सारी नेकियां फूल फल रही थीं और भलों को इनाम और बुरों को सज़ा मिलती थी। जुल्मी शासकों के मुल्कों में लेखकों का यही रवैया रहता है, क्योंकि जाहिर है कि शासक की तारीफ करने में फ़ायदा रहता है। वर्जिल, ओविड, हॉरेस जैसे कुछ मशहूर लैटिन लेखक जिनकी रचनाएं हमें स्कूल में पढ़नी पड़ी थी, इसी ज़माने में हुए थे। संभव है कि गृह युद्धों और उनके फसादों के बाद, जो कि गणराज्य के आखिरी दिनों में बराबर होते रहे, शांति और राहत का ऐसा ज़माना आने से लोगों को तसल्ली मिली होगी, जिसमें व्यापार को और कुछ हद तक सभ्यता को फूलने फलने का मौका मिल सकता था। लेकिन ये कैसी सभ्यता थी? ये धनवानों की सभ्यता थी। लेकिन ये धनवान लोग प्राचीन यूनान के धनवानों की तरह कला प्रिय और कुशाग्र बुद्धि नहीं थे, बल्कि मामूली और मंद बुद्धि लोगों का एक जमघट था, जिनका खास काम मौज की जिंदगी बिताना था। सारी दुनिया के भोग विलास और खाने पीने की चीज़ें इनके लिए आती थीं। एक तरफ तो शान शौकत और आडंबर थे और तड़क भड़क वाले जुलूसों, सर्कस के खेलों और ग्लैडिएटरों के मारे जाने का सिलसिला था। वहीं दूसरी तरफ इस शान शौकत के पीछे जनता की तबाही छुपी थी। टैक्स बहुत बढ़े हुए थे, जिनका बोझ खास करके मामूली आदमियों पर पड़ता था और काम का बोझ अनगिनती गुलामों की पीठ पर। रोम के इन बड़े लोगों ने चिकित्सा, दार्शनिक चर्चा और चिंतन तक के काम भी ज़्यादा यूनानी गुलामों के हवाले कर रखे थे। ये लोग अपने को जिस दुनिया का मालिक मानते थे, उसके बारे में ठीक बातें जानने की या शिक्षा का प्रचार करने की वो ज़रा भी कोशिश नहीं करते थे। एक के बाद दूसरा सम्राट गद्दी पर बैठ गया। इनमें कोई बुरा तो कोई बहुत बुरा। धीरे धीरे सारी ताकत फौज के हाथ में आ गई और वो अपने सम्राटों को बना और बिगाड़ सकती थी। हालत यहाँ तक बिगड़ी कि फौज की कृपा प्राप्त करने के लिए होड़ होने लगी। रिश्वत देने के लिए जनता से या हराए हुए देशों से ज़बरदस्ती रुपया वसूल किया जाने लगा। आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन गुलामों का व्यापार था और रोम की फ़ौजें पूर्व में बाकायदा गुलामों को पकड़ने जाया करती थीं। फौज के साथ गुलामों के व्यापारी भी जाते थे ताकि मौके पर गुलाम खरीद सकें। डेलोस का टापू, जिसे प्राचीन यूनानी पवित्र मानते थे, गुलामों की एक बड़ी मंडी बन गया था, जहां कभी कभी 10,000 गुलाम एक दिन में बिक जाते थे। रोम के विशाल कोलोसियम में एक लोकप्रिय सम्राट 1200 ग्लैडिएटर का एक साथ प्रदर्शन किया करता था। इन अभागे गुलामों का काम था सम्राट और उसकी प्रजा के मनोरंजन के लिए मर जाना। कोलेजियम रोम का बहुत बड़ा अखाड़ा था, जो उस समय दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता था। इसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। साम्राज्य के दिनों में रोमन सभ्यता इसी तरह थी। फिर हमारे मित्र गिबन ने लिखा है, अगर किसी से कहा जाए कि तुम दुनिया के इतिहास का वो काल बताओ जब मनुष्य समाज सबसे ज़्यादा सुखी और खुशहाल रहा हो, तो बिना संकोच के वो उस काल का नाम लेगा जो डोमिशियन की मृत्यु से कोमोद के गद्दी पर बैठने तक गुजरा था, यानी सन 96 से 180 ईस्वी तक का 84 वर्ष का ज़माना। गिबन कितना ही बड़ा विद्वान रहा हो,
पर मेरा ख्याल है कि जो कुछ उसने कहा है उसे सहमत होने में बहुत लोग ज़रूर संकोच करेंगे। गिबन जब मनुष्य जाति की बात करता है तब उसका मतलब भूमध्य सागर के आसपास बसी दुनिया से है, क्योंकि भारत या चीन या प्राचीन मिस्र के बारे में उसकी जानकारी ना के बराबर थी। लेकिन शायद मैं रोम के साथ कुछ ज़्यादती कर रहा हूँ। रोम राज्यों में थोड़ा बहुत अंदरूनी अमन चैन होने की वजह से ज़रूर एक सुखदायी परिवर्तन हुआ होगा। सरहदों पर अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, लेकिन कम से कम शुरू के दिनों में साम्राज्यों के भीतर रोमन शांति विराजती थी। जान माल एक हद तक सुरक्षित थे, इसलिए व्यापार में तरक्की हुई। रोमन नागरिकता के अधिकार सारी रोमन दुनिया को दे दिए गए थे, लेकिन याद रखो बेचारे गुलामों को इस अधिकार से कोई सरोकार नहीं था। ये भी याद रखने की बात है कि सारी शक्ति सम्राट के हाथों में थी और नागरिकों को कोई अधिकार नहीं थे। राजनीति पर किसी तरह की चर्चा सम्राट के खिलाफ गद्दारी समझी जाती थी। ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए किसी हद तक एक सरकार थी और एक कानून था। ये बात उन लोगों के लिए बहुत बड़े फायदे की रही होगी जो पहले इससे भी ज़्यादा जुल्मी हुकूमतों और मातहत मुसीबतें झेल चुके थे। धीरे धीरे रोमन लोग इतने आलसी या दूसरी तरह से इतने अयोग्य हो गए कि खुद अपनी फौजों में लड़ने लायक भी ना रहे। गांव के किसान अपने ऊपर लदे हुए बोझों की वजह से इतने गरीब होते चले गए। यही हाल शहरों का भी हुआ। लेकिन सम्राट शहर के लोगों को राज़ी रखना चाहते थे जिससे कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। इसलिए रोम के लोगों को मुफ्त रोटियां दी जाती थीं। उनके मनोरंजन के लिए सर्कसों में खेल तमाशे मुफ्त दिखाए जाते थे। इस तरह उनका मिजाज खुश रखा जाता था। लेकिन ये मुफ्त की रोटियां सिर्फ कुछ ही जगहों पर बांटी जा सकती थीं, और इसके लिए भी मिस्र वगैरह दूसरे मुल्कों में गुलामों को तबाही और मुसीबत उठानी पड़ती थी, क्योंकि उनसे मुफ्त का आटा वसूल किया जाता था। चूँकि रोमन लोग आसानी से फौज में भर्ती नहीं होते थे, इसलिए साम्राज्य के बाहर के लोग, जिन्हें बर्बर कहा जाता था, सेना में भर्ती किए जाते थे। इस तरह रोम की सेनाओं में ज़्यादातर वो लोग भर गए थे जो बर्बर दुश्मन के साथी या रिश्तेदार थे। सरहदों पर बर्बर जातियाँ बराबर रोमनों को दबाती और घेरती जा रही थीं। ज्यों-ज्यों रोम कमज़ोर होता गया, बर्बर लोग ज़्यादा ताकतवर और साहसी होते नजर आए। पूर्व की तरफ से खास खतरा था। चूँकि ये सरहद रोम से दूर थी, इसलिए इसकी रक्षा करना आसान नहीं था। ऑगस्ट सीजर के 300 साल बाद कॉन्स्टेंटीन नामक सम्राट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका आगे चलकर बहुत ही दूरवर्ती नतीजा निकलने वाला था। वो साम्राज्य की राजधानी रोम से हटाकर पूर्व को ले गया। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच दर्रे दानियाल के किनारे बसे हुए विंजेंतिया नामक पुराने शहर के पास उसने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम उसने अपने नाम पर कुंस्तुनतुनिया रखा। कुंस्तुनतुनिया, जिसे नया रोम भी कहते हैं, रोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया। आज भी एशिया के कई हिस्सों में कुंस्तुनतुनिया को रोम कहते हैं।